वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि ग्रुप 5A और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स की डिस्कशन पे बिलोंग करता है। तो सबसे पहले तो हम ग्रुप 5A से स्टार्ट करेंगे और इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे ग्रुप 5A के एलिमेंट्स के। ये नाइट्रोजन फैमिली है, जिसको ग्रुप 5A या 15 भी कहा जाता है। इसके मेंबर्स जो हैं, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ शामिल हैं। तो जब भी हम करैक्टरिस्टिक्स की या जनरल ट्रेंड्स करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जनरल ट्रेंड्स की बात करते हैं। और जनरल ट्रेंड्स में सबसे पहली चीज़ देखी जाती है इनका एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ देखने के लिए हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन से और मूव करेंगे डाउन द ग्रुप अप टू बिस्मिथ, तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। सो नाइट्रोजन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 7, वेयर एज बिस्मिथ हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 83. सो एटॉमिक साइज increases as we move down the group. So when atomic size increases, it also means that metallic character also increases with the increasing atomic size. उसकी वजह यह है कि जो metallic character है, metallic character का ताल्लुक है आयोनाइजेशन एनर्जीज के साथ। तो जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाना डिफ़िकल्ट होगा, उतना जो मेटालिक करैक्टर है वो कम होगा। तो जो स्मॉल साइज एटम हैं उनके वैलेंस शेल, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज ज़्यादा हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो स्मॉल साइज एटम्स या एलिमेंट्स जो हैं, जिसमें ख़ास तौर पर पहले दो मेंबर्स शामिल हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, they are pure non-metals, and as you move down the group, metallic character increases and bismuth is most metallic of all the group 5A elements. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर अगली बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल साइज एटम हो, उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी उतना उस एटम या एलिमेंट का लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी एनर्जी जो रिलीज़ होगी जब उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो ज़्यादा होगी। तो फिर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, they have maximum electron affinity values in this group. Similarly, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में अगेन जितना स्मॉल साइज्ड एटम होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस शेल पे ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस शेल पे ज़्यादा होगी, शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा इनर इलेक्ट्रॉन्स का। इसके अलावा कोई डॉर्मेंसी नहीं होगी किसी पेयर की, जैसे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के काफ़ी सारे फिनोमिनम्स को मिलाकर जब देखेंगे और स्मॉल साइज़ की बात करेंगे तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज एटम की ज़्यादा होगी, जिसमें यहाँ इस केस में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस की बात करें तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
So non-metals, which includes nitrogen and phosphorus in this case, they are poor conductors of electricity, of heat and electricity. दोनों की बात साइमल्टेनियसली चलाई जा सकती है, सॉरी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इनके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की बात करें तो जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कि सॉरी टॉप एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये तो रेडिली ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और कर सकते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। फॉस्फोरस भी ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल इंटरेक्शंस दे सकता है। P2O5 नेचर का ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकता है। P4O10 नेचर का ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा भी इसकी डायमेंशंस हैं ऑक्साइड्स फॉर्म करने की। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप चलते जाते हैं, डाउन द ग्रुप और बिस्मिथ पे आके बात ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पे फिर ऑक्साइड्स फॉर्म तो कर सकता है, बिस्मिथ का कोई ऑक्साइड फॉर्म होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि इतना ज़्यादा रेडिली ये इंटरेक्शन सूटेबल नहीं। उसकी वजह है मेटालिक करैक्टर का बढ़ना। तो ज्यों ज्यों मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता जाता है तो स्टेबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्साइड्स भी जो है वो इतनी टेंजिबल या रियलिस्टिक या लॉन्ग लिव्ड नहीं है, फॉर्मिडेबल नहीं है। गो के इंटरेक्शंस टू एन एक्सटेंड पॉसिबल है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की जो स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती जाती है जो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसको आप देख सकते हैं प्रोटॉन लिबरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और ये प्रोटॉन लिबरेशन की बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि ये बिस्मिथ का ऑक्साइड है, अगर पानी से इंटरेक्ट करे तो एक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, यानी कि एक बेस फॉर्म करेगा। तो मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेटलॉइड्स इन नेचर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। ग्रुप 14A एलिमेंट्स यानी कार्बन फैमिली की भी 13A, ग्रुप 14 एलिमेंट्स 13 बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली और 15 जो नाइट्रोजन फैमिली है। तो मेटलॉइड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं। दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस, दे कैन फॉर्म कैटाइंस एंड दे कैन फॉर्म एनाइंस, नेगेटिव आयंस। सो ये दोनों काम करने की सलाहियत रखते हैं। तो फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने की सलाहियत रखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, और हम 7 की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p3 है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2 और np3 है। इसके अलावा अगर आप फॉस्फोरस की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 15 है, और 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 एंड 3p3। तो अगेन ns2 np3 है। इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर पहला जो इनका पहली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत ये रखते हैं। और उससे क्या होगा, इनका जो इनर शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस केस में फास्फोरस के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और नाइट्रोजन के केस में अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे तो फिर जो है इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो +5 का ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं और जो प्रोमोशन है इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो फिर ये +5 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये प्रेवलेंट होता है। यहाँ अगर नाइट्रोजन को देखें तो इसका 1s2 है, 2s2 एंड 2p3। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग नाइट्रोजन के लिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं अनबॉन्डेड, जो कि ये बॉन्डिंग में यूज़ कर सकता है। वो इसके ये 2p वाले हैं। दिस इज़ 2px, दिस इज़ 2py, दिस इज़ 2pz, 1s2 and 2s2. तो most prevalent oxidation state of nitrogen is going to be +3 in many cases. और अगर इससे आपने बॉन्ड फॉर्म करवाना है 5 वाला, तो फिर यहाँ पे प्रोमोशन हमें चाहिए। प्रोमोशन किस तरह होगी कि जो 2s का इलेक्ट्रॉन है उसको फिर आपको रीलोकेट करवाना पड़ेगा किसी नई डेस्टिनेशन में। लेकिन यहाँ नई डेस्टिनेशन के लिए हमें थर्ड शेल चाहिए और इसमें थर्ड शेल की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वेरी रेयर है कि आप इसमें से 5 बॉन्ड्स फॉर्म करवा सकें। 5 बॉन्ड फॉर्म्स कराने हैं तो इसको आपको किसी ना किसी तरह से एक्साइटेड स्टेट में ले जाकर तुड़वाना होगा। इस फिनोमेनन को ज़्यादा बेहतर तरीके पर हम फास्फोरस के केस में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड शेल इन्वॉल्व है और थर्ड शेल में जो है वो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। सेकंड शेल में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो यहाँ पे किसी न किसी तरह की एक्साइटेशन की बात आएगी और यहाँ पे फास्फोरस के केस में और इससे नीचे डायरेक्ट प्रोमोशन की बात आएगी। तो जब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो ज़्यादा रेडीली हम फास्फोरस से स्टार्ट करके डाउनवर्ड समझकर +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट जस्टिफाई कर सकते हैं। ये इसके 3s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस के, ये इसके 3p के हैं, 3px, 3py, 3pz. So this is it. So now there is also 3d which is empty. It has 5 orientations, मैंने एक बनाई है। अगर ये 3 का s का इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी तरह से आप 3d में प्रोमोट करवा दें तो फिर यहाँ पे जो सूरत हाल हमारे पास बनेगी 1 2 3 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की होगी। एक 3s का, 3 3p के, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, 3 अनपेयर्ड 3p के और एक इलेक्ट्रॉन अब 3d में भी आ गया। तो इस तरह से 5, जो आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +5 जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट होती चली जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 की है, क्योंकि 3 वैकेंसीज तो इनके वैलेंस शेल में अवेलेबल है ही हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन। तो सेकेंड इज़ गोइंग टू बी +3 एंड बिकॉज इट इज़ अ मेटलॉइड इट कैन ऑल्सो गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन करने के लिए इसको जमा 3 चाहिए 8 करने के लिए, तो फिर एक और ऑक्सीडेशन स्टेट -3 की भी नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन में या फॉस्फाइड्स की फॉर्मेशन में जो है वो हम देख सकते हैं। ख़ास तौर पे जब कॉम्प्लेक्सेस की बात आएगी और हैवी एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात आएगी, और मैंने आपको नाइट्राइड्स के लफ्ज़ से बता दिया है N-। तो ये जो नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन है यहाँ पे फिर हम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखते हैं। बहरहाल मोस्ट प्रेवलेंट +3, फिर +5 और फिर -3 भी इन फ्यू केसेस इनकी ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं।
अब हम इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन +5 +3 और -3 तो है ही है। अब मैं नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स फॉर्म करूँगा, तो इनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं। ऑक्साइड्स का केस वैसे तो डिफरेंट होता है नॉर्मल से, क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन है इसमें पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन, पैरामैग्नेटिज्म ऑफ दिस जो नाइट्रोजन फैमिली है, अगर इस केस की बात करें तो इनके, और इस तरह के दूसरे कई फिनोमिनम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कॉन्टेक्स्ट में अगर सिर्फ बात करनी है तो NO2 में अगर देखें तो ये वाला ऑक्साइड जो है इसमें N+2 and -2 for each oxygen, N-4 is equal to 0 and N is equal to 4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का इस ऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये ऑक्साइड जितना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होगा वो उतना लेस स्टेबल होगा, और ये फिर स्टेबिलिटी की तरफ इवेंचुअली +5 +3 और -3 की तरफ इनकी ट्रांजिशन चलती चली जाएगी। बताना ये मकसूद है कि इनके और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब N2O में देखें तो N2 है, ऑक्सीजन इज़ -2 is equal to 0, N2 is equal to 2 and for each nitrogen atom is going to be 2/2, +1 है N2O में। तो ये लेस स्टेबल ऑक्साइड है जो ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं करेगा और यकीनन रिएक्ट करके कोई ना कोई और फॉर्मिडेबल किस्म की स्पीशी में कन्वर्ट होता रहेगा। N2O5 की बात करें तो N2 and 5 atoms and -2 for each atom equate with 0 because it's a neutral species. N2 -10 is equal to 0, N2 is equal to 10, and for each nitrogen atom is going to be 10/2, it's going to be 5 plus. Here it is one of the readily prevalent oxidation state for group 5 elements जो कि +5 है। तो यहाँ ये वाला जो इसका ऑक्साइड है ये रिलेटिवली कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। HNO3, अब इसके कंपाउंड्स की बात करें तो ये HNO3 है नाइट्रिक एसिड, यहाँ हाइड्रोजन इज़ +1, नाइट्रोजन इज़ नाइट्रोजन जो फाइंड होगा 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड -2 फॉर ईच इक्वेट विद 0, +1 -6 plus N is equal to 0, -5 plus N is equal to 0 and N is equal to +5। सो HNO3 में भी देखें ये एक स्टेबल कंपाउंड है, एक एसिड है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। इसके बाद मैं आपको कुछ फास्फोरस के ऑक्साइड्स की भी मिसालें देता हूँ। फास्फोरस के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, इसके अलावा ये फॉस्फेट आयन है PO4 - और इसके अलावा एक एसिड है फास्फोरस का H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ देखें ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें -2 and 5 एटम्स न्यूट्रल है तो 0 से P2 -10 is equal to 0, P2 is equal to 10 and for each phosphorus atom is going to be +5 which is prevalent. So this is a stable oxide. फॉस्फेट आयन की बात करें P+, ये इक्वेट करना है -2 से, इट्स चार्ज स्पीशी, -2 and 4, P -8 is equal to -2, P is equal to -2 + 8, P is going to be -2 + 8 is +6। फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। अब ये इतनी ज़्यादा इसकी जो ग्रुप ट्रेंड है उसके हिसाब से दिस इज़ नॉट द स्टेबलर वन। -8 4 atoms and -2 for each oxygen equate with -2 because it's a charged species. P -8 is -2, phosphorus becomes as -2 + 8 and 6। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड की बात करें H3PO4 +1 × 3 + P + -2 × 4 न्यूट्रल तो 0, 3 -8 + P is equal to 0 और 3 - 8 becomes as -5 + P is equal to 0
तो ये +5 है। देख लें जो स्टेबल कंपाउंड्स हैं, मोर स्टेबल कंपाउंड्स हैं, उनमें जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। या आप जिस कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मेक्स द कंपाउंड स्टेबलर, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें पॉइंट यही है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो यूजुअल ट्रेंड वाली हैं, जो इनको स्टेबलाइज करती हैं, वो कंपाउंड को भी, जो कंपाउंड रिजल्टेंटली फॉर्म होगा वो भी मोर स्टेबल होगा। बॉन्डिंग की बात करें तो टॉप मेंबर्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। यही ट्रेंड ग्रुप 4A के एलिमेंट्स में था। कार्बन फैमिली में टॉप मेंबर्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स और आयोनाइजेशन जो है वो इनकी इंक्रीज करती है एज यू मूव डाउन द ग्रुप। आयंस बनने की जो आसानी है वो डाउन द ग्रुप क्योंकि इंक्रीज करती है, तो फिर जो नेचर ऑफ द बॉन्डिंग है वो चेंज होती चली जाती है आयनिक से कोवलेंट से आयनिक बॉन्ड में। सो आयनिक बॉन्ड एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इसके अलावा एलोट्रोप्स स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वेरिएशन हो सकती है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात अगर करें तो फास्फोरस इज़ मोस्ट रेडिली अवेलेबल टू बी स्टडीड। पहले तो एक फास्फोरस को अगर हम ड्रॉ करें एक नॉर्मल P4 को, तो ये है P और ये एक टेट्राहेड्रल सी अरे है, टेट्राहेड्रल ही अरे है ये, और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये बाउंडेड है। दिस इज़ वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस, दिस इज़ कॉल्ड वाइट फास्फोरस। तो ये जो लेयरिंग है, ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस, और ये जो वेरिएशंस हैं ये इस वजह से आती हैं इनमें कि मॉलिक्यूल्स हैव द एबिलिटी टू स्लाइड पास ईच अदर, टू मूव पास्ट ईच अदर, एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्री रोटेशन इज़ पॉसिबल। तो फिर एलोट्रोप्स की बात करेंगे तो फास्फोरस ज़्यादा इसमें, इनमें सबके ही एलोट्रोप्स हैं, नाइट्रोजन के शायद ना हो, बाकी सबके एलोट्रोप्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे कुछ ना कुछ। फास्फोरस की मिसाल से हम ज़रा इसकी जो हमने नेचर है उसको थोड़ा सा देखना है, और यही बात है कि जो मैंने आपको 2-3 इशारे दिए हैं, रेड फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस है, क्रिस्टल ये एटम्स की अरेंजमेंट है और उनकी आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन है और उनकी एबिलिटी है टू रोटेट अबाउट वन अनदर। तो आपको पता है कि फ्री रोटेशन होती है अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म नहीं करते, ये कोऑर्डिनेशन भी शो करते हैं। उसकी वजह है इनके पास मौजूद लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया की फॉर्मेशन के बाद भी अपने ऊपर एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर रखती है। उसकी वजह इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने यहाँ शेयर कर लिए, तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद हैं नाइट्रोजन के पास अमोनिया में। तो ये वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है नाइट्रोजन फैमिली जो कोऑर्डिनेशन शो करने के बाद भी जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखती है, यानी बॉन्ड्स फॉर्मेशन के बाद भी इनके पास एबिलिटी है कि ये मज़ीद एक और डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ जाएं। तो ये है पॉइंट यहाँ पे। कोवलेंट बॉन्ड्स तो फॉर्म हो गए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन्स के दरमियान, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन्स के दरमियान, और उसके बाद फिर भी वैलेंस शेल का एक जोड़ा मौजूद है जिसको नाइट्रोजन ज़रूर दे सकता है, यानी डोनर बनकर लिवाइस बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है। और अब अमोनिया में ही अगर देख लें तो फिर ये हाइड्रोजन के प्रोटॉन को ये अपना जोड़ा देने की सलाहियत रखता है। प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसको एक जोड़ा दरकार है पूरे का पूरा, यहाँ से चला जाएगा
तो एक अमोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा. दिस इज डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड एंड बॉन्ड. So this is also one of the unique characteristics of nitrogen family, to form coordinate covalent bonds due to the presence of lone electron pairs. So they lone electron pairs even after bond formation. So mostly they act as Lewis bases.